हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की दूसरी किताब भारत लोग और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग भारत में मौजूद खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि भारत में जो भी बहुमूल्य खनिज संसाधन हैं वो सभी पूर्व पराजीवी काल या फिर प्री पैलेयोजिक काल में उद्भूत हुए हैं। उनका विकास जो है पूर्व पराजीवी काल में हुआ है। यहाँ पर जो काल मापक्रम के बारे में बात की गई है तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने क्लास 11 की जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो किताब है उसके अध्याय 2 में जो चैप्टर है वहाँ पर भूवैज्ञानिक काल मापक्रम की पूरी टेबल दी गई है। तो वहाँ पर आपने जो पूरा काल मापक्रम है इसमें प्री कैम्ब्रियन के बारे में पढ़ा होगा आपने, पैलेजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक जो कालक्रम है उसमें पढ़ा होगा। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं ताकि चीज़ें आपको जो है समझने में आसानी हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भूवैज्ञानिक काल मापक्रम वाली टेबल यहाँ पर दी गई है जो कि ईयान से स्टार्ट होती है। ईयान में महाकल्प आ जाते हैं, महाकल्प में कल्प आ जाते हैं, फिर युग आ जाते हैं। तो जिन जिन चीज़ों से हमारा यहाँ पर काम है वो चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आपको इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको तब भी बताया था, इसे नीचे से पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगी है बिग बैंग वाली घटना से। बिग बैंग की जो घटना है आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई है। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बताया गया है कि भारत में जो भी खनिज हैं, जो भी बहुमूल्य खनिज हैं, वो पूर्व पराजीवी काल में डेवलप हुए हैं, पूर्व पराजीवी काल में उद्भूत हुए हैं। तो देखिए पूर्व पराजीव का मतलब हो गया कि पराजीव काल से पहले का समय। पराजीव काल से पहले का समय क्या है? प्री कैम्ब्रियन वाला समय है, पूर्व कैम्ब्रियन वाला समय है, जो कि 57 करोड़ से लेकर 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले वाला समय है। और देखिए जो प्री कैम्ब्रियन काल है इसमें जो खनिज डेवलप हुए हैं, इन खनिजों के कालक्रम को 4 विभागों में डिवाइड किया गया है। यानी प्री कैम्ब्रियन में जो जो खनिज बने हैं उनको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 कालक्रम में डिवाइड किया गया है। इसमें आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन ये शामिल हैं। तो यहां पर मैं चारों के बारे में दिखा देता हूं एक बार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन की टेबल दी गई है और इसका विभाजन दिया गया है। यहाँ पर आर्कियन आप देख पा रहे हैं प्री कैम्ब्रियन में। आर्कियन के समय में यहाँ पर आग्नेय चट्टानें और कायांत्रिक चट्टानें बनी हैं। आग्नेय चट्टानें आपकी भारत के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में, कायांत्रिक चट्टानें जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में या फिर बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर देखी जा सकती हैं। धारवाड़ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं ये प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं, जीवात्म रहित चट्टानें हैं। ये भारत के शिलांग रेंज में, अरावली में, छोटा नागपुर और धारवाड़ रेंज में देखने को मिलती हैं। कुड़प्पा आप लोग देख पा रहे हैं। कुड़प्पा जो है, कुड़प्पा के जो कालक्रम में जो भी खनिज डेवलप हुए हैं उन खनिजों में चूना पत्थर से युक्त खनिज हैं। तो चूना पत्थर से युक्त चट्टानें जो है आपकी कुड़प्पा जिले में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सेवराय या जेवादी की जो पहाड़ियाँ इनमें, छोटा नागपुर, पठार, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। इसके अलावा चौथे नंबर पर विंध्यन। तो विंध्यन जो श्रेणी है, विंध्यन जो कालक्रम है, ये जो है जीवाश्म युक्त अवसादी संरचनाएं हैं। तो जीवाश्म युक्त अवसादी संरचनाओं में आपके लाल बलुआ पत्थर वाले खनिज आ जाते हैं, चूना पत्थर, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि जो भी भारत में जो बहुमूल्य खनिज हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल के हैं। तो प्री कैम्ब्रियन काल में आपके 4 प्रकार के आ जाते हैं। 4 प्रकार का जो कालक्रम यहाँ पे मैं बता दिया है, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन। इसके अलावा आप एक शब्द और सुनेंगे, वो सुनेंगे गोंडवाना काल। कोयला वाले सेक्शन में आप सुनेंगे कि भारत में अधिकांश जो कोयला जो है वो बिटुमिनस कोयला है और गोंडवाना कालक्रम में वो डेवलप हुआ है। तो गोंडवाना का संबंध जो है, गोंडवाना काल का संबंध जो है वो डेवोनियन और कार्बोनिफेरस के बीच का जो समय है उसको गोंडवाना पीरियड बोलते हैं, गोंडवाना काल बोलते हैं। तो इस काल की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आगे चल के आप बार बार ये कमेंट करके ना पूछें कि सर ये गोंडवाना काल कहाँ पर है, किस किताब में इसका रेफरेंस दिया गया है। इसलिए मैंने पहले ये टेबल बताई है ताकि चीज़ें आपके माइंड में स्पष्ट हो जाएं। देखिए पुराजीव में जो काल हैं ये कैम्ब्रियन से स्टार्ट होते हैं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, प्रवालविद या सिलिरियन जिसे बोलते हैं, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। तो देखिए कैम्ब्रियन से लेकर जो प्रवालविद वाला जो काल है इसमें कुछ विशेष जो चट्टानी संरचनाएं या खनिज जो है वो डेवलप नहीं हुए हैं। डेवोनियन से लेकर कार्बोनिफेरस का जो कालखंड है इसको गोंडवाना के नाम से जाना जाता है और इसके कालखंड में जो है कोयले का विकास हुआ है। भारत में अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना पीरियड का कोयला है और गोंडवाना पीरियड का जो कोयला है उसमें से बिटुमिनस कोयला हमारे यहाँ अधिकांश पाया जाता है। तो आप लोग एक शब्द तो गोंडवाना सुनेंगे। इसके अलावा टर्शियरी युग का कोयला भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है। टर्शियरी युग का कोयला और पेट्रोलियम संसाधन हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो देखिए टर्सरी जो युग है, तृतीय कल्प वाला जो युग है, ये सेनोजोइक से संबंधित है। सेनोजोइक में जो है टर्सरी आ जाता है और क्वाटरनरी आ जाता है। तो टर्सरी जो कल्प, तृतीय कल्प जो है ये कब से स्टार्ट है?
आज से करीब 20 लाख साल पहले से स्टार्ट है और ये करीब 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक का जाता है इसका समय। तो ये शब्द आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर पहले इसलिए टेबल दिखा दी है ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएं, ताकि समझ पाएं कि सर ने ये जो कालखंड या कालक्रम यहाँ पे लिखे हैं इनका संबंध इस जगह से है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि ये मुख्यतः जो है प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से संबद्ध हैं। अगर हम बात करें उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदान की, तो उत्तर भारत का विशाल जलोढ़ मैदान जो है ये खनिजों से रहित है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुमूल्य या आर्थिक मूल्य के खनिज नहीं पाए जाते हैं। खनिज के बारे में बताया गया है कि खनिज जो है एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। यानी खनिज की यहाँ परिभाषा दी गई है कि खनिज में जो एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं, इसके अलावा कार्बनिक या फिर अकार्बनिक उत्पत्ति का वो प्राकृतिक पदार्थ हो सकता है। अब यहाँ पर खनिज संसाधनों के प्रकार बताइए, खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक तो धात्विक यानी धातुओं वाले खनिज और दूसरे अधात्विक यानी अधातुओं वाले समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे आप यहाँ पर टेबल देख पा रहे हैं, धात्विक खनिजों में एक तो लौह खनिज आ जाते हैं, दूसरे अलौह खनिज आ जाते हैं। लौह खनिज का मतलब ऐसे खनिज जिनमें लोहे की प्रधानता होती है, लोहे का अंश होता है, जैसे लोहा है, मैग्नीज है। अलौह का मतलब जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, तांबा है, बॉक्साइड है, सोना है, चांदी है, ये सब क्या अलौह खनिज हैं। अधात्विक खनिज, अधात्विक का मतलब जिनमें धातुएं नहीं है। इसमें एक तरफ तो ईंधन आ जाते हैं, जैसे ईंधन में ईंधन खनिज है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सब आ जाते हैं। अन्य धात्विक खनिज में आपके उदाहरण में माइका है, चूना प्रस्तर है, ग्रेफाइट, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है लौहयस्क वाली जो धात्विक खनिजों की। तो लौहयस्क, तांबा और सोना जो है ये आदि जो है इनसे धातु उपलब्ध होते हैं, तो इन्हें धात्विक खनिज की श्रेणी में रखा जाता है। और धात्विक खनिजों को पुनः जो है लौह और अलौह में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे लौह का मैंने बताया है कि वे सभी खनिज जिनमें लौह अंश पाया जाता है लौह धात्विक खनिज कहलाते हैं, और वो सभी धात्विक खनिज जिनमें लौह अंश नहीं पाया जाता है वो अलौह धात्विक कहलाते हैं। जैसे तांबा है, बॉक्साइट है, चांदी है और सोना इत्यादि है, ये सब क्या है, ये अलौह धात्विक खनिज हैं। अब आ जाते हैं अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज जो है ये कार्बनिक या फिर अकार्बनिक हो सकते हैं। तो ये तो या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, कार्बनिक उत्पत्ति के जैसे कि जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन आप लोग जानते हैं कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी के नीचे जो जीव दब गए थे, उनके दबने से जो उनके जीवाश्म तैयार हुए हैं कोयले के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, तो ये उन्हीं के अंश हैं जो कि हमें खनिज ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि जीवाश्म ईंधन जिनमें कार्बन की प्रधानता होती है, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या बे पृथ्वी में दबे प्राणी और पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। और अन्य प्रकार के धातु खनिज में अकार्बनिक उत्पत्ति के खनिज आ जाते हैं, जैसे कि अब्रक, चूना पत्थर या ग्रेफाइट। इनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें अकार्बनिक की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए खनिजों की विशेषताएं बताई गई हैं। खनिज जो है किसी भी क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। ऐसा नहीं है खनिजों का एक निश्चित क्षेत्र होगा वहां पर हम आसानी से ढूंढ लेंगे, नहीं, असमान रूप से वितरित होते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो कोयला है वो हर जगह नहीं पाया जाता है। कोयला जो मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा, कोयला आपको यूपी में नहीं देखने को नहीं मिलेगा, राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी तांबा वगैरह आप देखेंगे राजस्थान में है, अन्य स्टेट में नहीं है। तो खनिजों का वितरण जो है असमान रूप से होता है। इसके अलावा खनिजों की जो गुणवत्ता है और मात्रा है, इनके बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिलोमी का मतलब क्या है? प्रतिलोमी का मतलब ये है कि जो बहुत ज्यादा बहुमूल्य प्रकार के जो खनिज हैं उनकी मात्रा कम पाई जाती है, और कम मूल्य के खनिज जो होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए खनिज जो है असीमित नहीं है, खनिज जो है समाप्य संसाधन है। तो हमें खनिजों का उचित पूर्ण ढंग से दोहन करना चाहिए। खनिज जो है समय के साथ साथ समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि खनिजों के बनने में करोड़ों सालों का समय लग जाता है, और एक बार अगर हमने इनको निकाल लिया तो एक दो साल में इनकी आपूर्ति नहीं होगी, एक दो साल में इनकी भरपाई नहीं होगी। इनको बनने में करोड़ों साल का समय लगता है। तो सभी खनिज जो है समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, और भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में एक लंबा समय लगता है। लेकिन इनका जो तुरंत पुनर्भरण है ये नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयला है, हम अंधाधुंध कोयले को जमीन से निकालते जा रहे हैं, लेकिन कोयले को बनने में ही करोड़ों साल लगे हैं। तो कोयला जो है हम निकाल तो जल्दी से रहे हैं, लेकिन कोयला जल्दी से बनेगा नहीं। अब यहां पर भारत में खनिजों का वितरण बताया गया कि भारत में खनिज कहां कहां पर पाए जाते हैं। देखिए भारत में जो अधिकांश धात्विक खनिज हैं ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की जो प्राचीन क्रिस्टली चट्टानें हैं उनमें पाए जाते हैं। यानी हमारे यहाँ पर अधिकांश जो खनिज हैं आपके प्रायद्वीपीय खंड में पाए जाते हैं। इस वाले पोर्शन में आपको अधिकांश खनिज आपको देखने को मिलते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग जो है ये दामोदर, सोन, महानदी
और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है, ये वाला जो क्षेत्र है ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपको कोयले के भंडार देखने को मिलेंगे। वहीं पेट्रोलियम के जो आरक्षित भंडार हैं वो असम रीजन में, इस रीजन में असम में देखने को मिलेंगे, गुजरात में, या फिर यहाँ पर अपतटीय क्षेत्र जो हैं मुंबई से लगे हुए, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नए आरक्षित क्षेत्रों में अगर बात करें पेट्रोलियम के भंडारों की, तो इसमें कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन आ जाते हैं। कृष्णा गोदावरी वाले कावेरी बेसिन यहाँ पर अभी खोज हो चुकी है, हालांकि यहाँ पर उत्खनन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इनका निष्कर्षण यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है। भारत में जो खनिज हैं ये मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में जितने भी खनिज हैं वो 3 इनकी विस्तृत पट्टियां हैं, वहीं पर ये खनिज अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, ये रीजन, इसकी बात नहीं हो रही है, इस रीजन की बात हो रही है, ये रीजन, इस रीजन की बात हो रही है, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इस पट्टी के अंतर्गत जो है छोटा नागपुर का अधिकांश पार्ट झारखंड राज्य में आता है, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इसमें आ जाते हैं। इस रीजन में जो विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जैसे कि लौह अयस्क है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट और अब्रक इत्यादि के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि ये जो पट्टी है, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश वाली पट्टी है, इसको भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत के अधिकांश खनिज इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी वजह से इसको भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। ये जो है एग्जाम में भी पूछा गया है, एक दिवसीय एग्जाम में, कि निम्न में से किस क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है, तो आप लोग बता देंगे इस क्षेत्र को जो है भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर धारवाड़ और गोंडवाना दोनों प्रकार की संरचनाओं का विकास होने के कारण यहां पर लौह अयस्क, तांबा, अब्रक, मैग्नीज और कोयला आदि खनिज संसाधनों का यहां पर सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है। देखिए धारवाड़ जो संरचनाएं हैं, धारवाड़ क्रम की जो संरचनाएं हैं, खनिज हैं, उनमें लौह अयस्क आ जाता है। गोंडवाना वाले जो कालक्रम है इसमें आपके कोयला इत्यादि आ जाता है। कुड़प्पा संरचना का जो विकास है, कुड़प्पा संरचना का विकास भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कुड़प्पा संरचना का विकास होने की वजह से यहाँ चूना पत्थर के निक्षेप भी मिलते हैं। देखिए छोटा नागपुर पठार जो है, चूंकि यहाँ पर खनिजों की प्रधानता है, तो इसको जो है भारत के रूर प्रदेश या रूरल प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। आप लोगों ने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी थी तो वहाँ पे पढ़ा था कि रूरल प्रदेश जर्मनी में पड़ता है, जो कि खनिज संसाधनों के लिए यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इस छोटा नागपुर पठार वाला जो क्षेत्र है इसको भारत के रूरल प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सेकंड पट्टी है यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। देखिए दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश यानी ये रीजन यहाँ पे बात हो रही है, इस रीजन की बात हो रही है। तो यह पट्टी जो कर्नाटक, गोवा और इससे लगा हुआ संस्पर्शी तमिलनाडु की जो उच्च भूमि है और केरल की जो भूमि है, इस पर ये विस्तृत है। यह पट्टी जो है लौह धातुओं और बॉक्साइट से समृद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, मैग्नीज और चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसमें अब्रक और तांबा के निक्षेप यहाँ नहीं पाए जाते हैं। यानी ये जो दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर अब्रक के और तांबा के निक्षेप यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तमिलनाडु का जो नेवेली है, तमिलनाडु का जो नेवेली क्षेत्र है, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला भंडार पाया जाता है। तो तमिलनाडु के नेवेली में लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। यानी ये जो पट्टी है, एक तो यहाँ पर अब्रक और तांबा के निक्षेप नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर जो तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र है, केवल वहीं पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यहाँ पर अन्यत्र कहीं कोयले के भंडार देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे केरल में मोनाजाइट और थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप पाए जाते हैं। क्ले का मतलब यहाँ की जो बालू है या मिट्टी है, उसमें मोनाजाइट, थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप यहाँ पर केरल में पाए जाते हैं। तीसरा है यहाँ पर उत्तर पश्चिमी प्रदेश, इस क्षेत्र की बात हो रही है। तो ये पट्टी जो है राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है और यहाँ के खनिज जो है धारवाड़ क्रम की सेलों से संबंध है। यानी यहाँ के जो खनिजों का विकास हुआ है वो धारवाड़ क्रम की जो सेलें हैं उनके समय में इनका विकास हुआ है। यहाँ पर मिलने वाले खनिजों में तांबा है, जिंक है, ये आदि प्रमुख हैं। राजस्थान जो है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों से समृद्ध है और यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान दोनों में नमक के समृद्ध स्रोत देखने को मिलते हैं। अब देखिए वैसे तो 3 पट्टियां हैं, लेकिन चौथी पट्टी भी इसमें आ जाती है, वो है हिमालयी पट्टी। जैसा कि आप लोगों को हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो उत्तर भारत का जलोढ़ मैदान है, यहाँ पर बहुमूल्य खनिजों का अभाव है, लेकिन जो हिमालय से लगी हुई बेल्ट है, यहाँ पे कुछ कुछ खनिज हमें देखने को मिलते हैं। तो हिमालयी पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट अथवा रंग रत्न, जिसको टंगिस्टन कहा जाता है अंग्रेजी में, ये पाया जाता है।
ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाई जाती हैं। हिमालय का विस्तार आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पाते हैं, तो ये पूर्वी स्टोर पे भी पाए जाते हैं, ये हिमालय की पट्टी में, और ये यहाँ पर भी पाए जाते हैं, साइड में भी पाए जाते हैं। नोट के रूप में बताया गया है कि असम जो घाटी है, यानी हिमालय के गिरिपाद में जो असम की घाटी है, यहाँ पे खनिज तेलों के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन जो है मुंबई के निकट जो अपतटीय क्षेत्र है, तट से दूर वाला जो क्षेत्र है मुंबई हाई, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। देखिए मुंबई हाई में भी खनिज तेल का यहाँ से निष्कर्षण किया जाता है, निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ खनिजों की बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं लौह खनिज संसाधन की। लौह खनिज में आपके लौह अयस्क आ जाते हैं, मैग्नीज आ जाता है, क्रोमाइट आ जाते हैं, ये सब लौह खनिज संसाधन में आते हैं। अगर हम लौह खनिज संसाधन की बात करें तो लौह खनिजों के संचय में और उत्पादन में, यानी लौह खनिज के भंडार में, प्राकृतिक भंडार की दृष्टि से और हमारे उत्पादन की दृष्टि से हमारा देश जो है एक अच्छी कंडीशन में है, यानी हमारे यहाँ पर इसका अच्छा खासा भंडार भी है और अच्छा खासा यहाँ पे उत्पादन भी होता है। फिर भी उच्च कोटि का जो लौह अयस्क है उसको हम बाहर से आयात करते हैं। तो सबसे पहले लौह जो खनिज है इसमें सबसे लौह अयस्क आ जाता है। तो भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। भारत जो है विश्व में ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील के बाद चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। देखिए जो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 की है उसका ये डेटा है, लेटेस्ट डेटा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जो लौह अयस्क का उत्पादन है उस मामले में भारत का स्थान चौथा है, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत जो है 7वें स्थान पर है, विश्व में 7वें स्थान पर है। पहले पर ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पर ब्राजील है, थर्ड पर रूस है, फोर्थ पर आपका चीन है, फिफ्थ पर यूक्रेन है, छठवें पर कनाडा है और सातवें पर भारत आ जाता है भंडार के मामले में। देखिए हमारे देश में लौह अयस्क के 4 प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं। सबसे पहले है इसमें मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है। इसमें लोहे का अंश लगभग 70% होता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं और इन्हीं गुणों की वजह से इसका विद्युत उद्योगों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लगभग 93% मैग्नेटाइट अयस्क के जो भंडार हैं ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु रीजन में पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट अयस्क के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर आता है। नहीं, अकेले कर्नाटक भारत में जो है मैग्नेटाइट भंडार का 72% योगदान देता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, फिर राजस्थान का आता है, फिर तमिलनाडु का आता है, फिर गोवा का स्थान आता है। अगला अयस्क है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है और इसका जो है अधिकतम मात्रा में विश्व भर में उपयोग भी हुआ है। इसमें लोहे का जो अंश है वो 50 से लेकर 60% तक पाया जाता है। लगभग 79% हेमेटाइट अयस्क भंडार जो है ये पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश रीजन शामिल हैं। हेमेटाइट के जो प्रमुख भंडार हैं उड़ीसा में पाए जाते हैं। नहीं, उड़ीसा जो है हेमेटाइट अयस्क के भंडार के मामले में अग्रणी है। यहाँ पर पूरे देश में जितना भंडार है उसका 39% यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद झारखंड का स्थान आता है, फिर छत्तीसगढ़ का आता है, फिर कर्नाटक, फिर उसके बाद गोवा का आता है। तीसरा अयस्क है लिमोनाइट। लिमोनाइट जो है पीले या फिर हल्के भूरे रंग का होता है और इसमें लोहे का जो अंश है लगभग 40 से लेकर 60% तक होता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र में दामोदर श्रेणी, उत्तराखंड में गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा घाटी है वहां पर लिमोनाइट पाया जाता है। चौथा है यहाँ पर सिडेराइट। सिडेराइट जो है लोहे का सबसे निम्न प्रकार होता है, सबसे निम्न प्रकार का लोह अयस्क है और इसमें बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं। इसमें लोहे का जो अंश है ये 20 से लेकर 40% तक उपस्थित होता है। इसको जो है लौह कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब देखिए लौह अयस्क के बारे में यहाँ पे हमने इनके अयस्कों के प्रकार तो देख लिए। अब यहाँ पे लौह अयस्क के बारे में जानकारी दी गई है कि लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग जो है ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। उड़ीसा में लौह अयस्क जो है सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं इनमें पाया जाता है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये नाम पूछे जाते हैं कि सुंदरगढ़ जो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है ये किस राज्य में अवस्थित है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि किस राज्य में कौन कौन से लौह अयस्क क्षेत्र हैं या कौन कौन से क्षेत्र जो है किस किस चीज़ के उत्पादन के लिए फेमस हैं। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानों की बात करें तो यहाँ पर गुरु महिसानी, सुलायपत, बादाम पहाड़ मयूरभंज में, किरुबुरु केंदुझार में, बोनाई सुंदरगढ़ में है। झारखंड में नोआ मंडी और गोवा जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण जो खदानें हैं ये पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में पड़ती हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो दल्ली, राजहरा या फिर दुर्ग में जो है यहाँ पर भी जो खदान है यहाँ पर भी लौह अयस्क यहाँ से निष्कासित किया जाता है। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप जो हैं ये बल्लारी जिले के सुदूर हॉसपेट क्षेत्र में, संदूर जो हॉसपेट क्षेत्र है उसमें मिलते हैं। चिकमंगलूर जिले की बाबा बुदन पहाड़ियों
और कुद्रेमुख और शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों के कुछ हिस्सों में भी यहाँ पर लोह अयस्क पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कडप्पा और अनंतपुर जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम और नीलगिरी जो जिले हैं, ये भी लोह अयस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। इसके अलावा गोवा भी लोह अयस्क के उत्पादन में अपना योगदान देता है। यहाँ पर बहुत कम मात्रा में लोह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। सेकंड है यहाँ पर मैग्नीज। देखिए, मैग्नीज के बारे में बताया गया है कि मैग्नीज जो है ये लोह अयस्क के प्रगलन में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो लोह अयस्क को गलाने में मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग जो है लौह मिश्रित धातु बनाने में भी किया जाता है। लौह मिश्रित धातु यानी स्टील बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भीय संरचनाओं में पाया जाता है। हालांकि मुख्य रूप से ये धारवाड़ क्रम की जो संरचनाएं हैं उनमें अधिक मात्रा में मिलता है। राज्यवार स्थिति अगर हम देखें तो राज्यवार उड़ीसा जो है 34% की हिस्सेदारी के साथ कुल भंडार में सबसे ऊपर है। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, फिर एमपी, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्रा, फिर उसके बाद झारखंड का स्थान आता है। ये यहाँ पर 2020-21 के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश जो है ये मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य है, यानी उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी है और इसकी 2020-21 के दौरान इसकी हिस्सेदारी जो थी 34.27% थी। इसके बाद सेकंड नंबर पर उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र का नंबर आता है, थर्ड नंबर पर फिर उड़ीसा का स्थान आता है। यहाँ पे मैग्नीज खदानों की बात की गई है कि उड़ीसा की जो मुख्य खदानें हैं ये भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिर, यहाँ से लौह अयस्क के साथ साथ यहाँ से मैग्नीज भी निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी जो है बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ जिलों तक ये विस्तृत है। कर्नाटक की खदानें धारवाड़, देखिए धारवाड़ जगह का नाम भी है, धारवाड़ क्रम भी है, मतलब धारवाड़ सेल क्रम भी बोलते हैं। तो धारवाड़ यहाँ पे जगह का नाम है। कर्नाटक की खदान में धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुकमरू में स्थित हैं। महाराष्ट्र में मैग्नीज का जो खनन है ये मुख्यतः नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिलों में होता है। इन खदानों के लाभ ये हैं कि ये इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित हैं। देखिए, मैग्नीज वैसे तो मैग्नीज वहाँ से निकाला जाता है जहाँ पर आसपास लोह अयस्क भी निकाला जाता है, तो वहीं बगल में लोहे के प्लांट भी लगे हुए हैं तो उन्हें उनका लाभ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर मैग्नीज तो निकाला जाता है लेकिन यहाँ पर आसपास कोई इस्पात इंडस्ट्री नहीं लगे है। इसके अलावा तेलंगाना, गोवा और झारखंड जो है ये मैग्नीज के अन्य गौड़ उत्पादक राज्य हैं। अब तक तो हमने यहाँ पे लौह खनिजों की बात की, अब हम यहाँ पर अलौह खनिजों को देखेंगे। अलौह का मतलब ऐसे खनिज जिनमें लौह अंश नहीं पाया जाता है। देखिए, भारत में बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलौह खनिजों के सीमित भंडार हैं, यानी बॉक्साइट हमारे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बॉक्साइट एक अयस्क है और इसका प्रयोग जो है एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। एल्युमिनियम धातु को बनाने में इसका उपयोग करते हैं। बॉक्साइट जो है मुख्यतः जो टर्सरी निक्षेप हैं इनमें पाया जाता है और ये लेटेराइट चट्टानों से संबद्ध है। लेटेराइट का मतलब आप जानते होंगे ईंट के समान जो लाल रंग की जो चट्टानें होती हैं उनमें ये पाया जाता है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों या फिर पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के जो तटीय क्षेत्र हैं इनमें पाया जाता है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र उनमें देखने को मिलता है और जो पर्वत श्रेणियों के साथ देश के जो तटीय क्षेत्र हैं इन भागों में भी यहाँ पर पाया जाता है। देश के बॉक्साइट भंडार में अकेले उड़ीसा का जो योगदान है 41% है, यानी भंडार के मामले में उड़ीसा राज्य जो है पहले स्थान पर है। इसके बाद सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, फिर आंध्र, गुजरात, फिर झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी का स्थान आता है। ये सभी आंकड़े मैंने यहाँ पे लेटेस्ट आंकड़े रखे हैं। यहाँ पर देखिए उत्पादन के बारे में बात की गई है कि 2020-21 के दौरान कुल उत्पादन में लगभग 76% की हिस्सेदारी के साथ उड़ीसा जो है अग्रणी उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है, यानी प्रोडक्शन के मामले में उड़ीसा जो है पहले स्थान पर आता है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप, कालाहांडी, बोलंगीर और संबलपुर जिले यहाँ पर अग्रणी उत्पादक हैं। झारखंड में जो लोहारडागा जिले की जो पेटलैंड है इनमें भी इसके समृद्ध निक्षेप हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये नाम पूछा गया है कि ये जो जगह है ये किसके उत्पादन के लिए फेमस है। ये बॉक्साइट के उत्पादन के लिए, बॉक्साइट अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है। गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप जो है अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों में यहाँ पर ये महत्वपूर्ण उत्पादक हैं, यहाँ पर इसके जो है निक्षेप पाए जाते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा जो है ये बॉक्साइट के गौड़ उत्पादक हैं, यहाँ पर कम मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। दूसरी अलौह धातु जो है आपकी तांबा है।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तांबे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल विद्युत उद्योग में होता है। तांबे के तारों से मोटरों की बाइंडिंग की जाती है। ट्रांसफार्मर्स या जनरेटर की जो कॉइल होती है वो तांबे के तारों से बनाई जाती है। तांबा एक मिश्रातु योग्य आघातवर्धी और तन्य धातु है। मिश्रातु का मतलब किसी अन्य धातु के साथ मिलाकर हम इससे अन्य प्रकार के सामान बना सकते हैं, बर्तन इत्यादि बना सकते हैं। आघातवर्ध का मतलब इसे पीट पीट कर हम बिल्कुल पतला कर सकते हैं, चादरों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तन्य धातु यानी इसको हम इससे लंबे लंबे तार बना सकते हैं। तो तांबे का इस्तेमाल हम अन्य धातुओं में मिलाकर आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे सोने के साथ भी मिलाया जाता है। तांबे के इसका सबसे बड़ा भंडार जो है राजस्थान राज्य में है। ये राजस्थान राज्य में तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद एमपी, उसके बाद झारखंड का स्थान आता है। 2020-21 के दौरान मध्य प्रदेश जो है तांबे का अग्रणी उत्पादक राज्य था। यानी भंडारण के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, लेकिन उत्पादन के मामले में एमपी पहले स्थान पर है, जिसने कुल उत्पादन का लगभग 60% उत्पादन किया। इसके बाद राजस्थान का स्थान आता है, फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर झारखंड का स्थान आता है। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूमि के जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिलों में पाए जाते हैं। तांबा के जो गौण उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला है, तो गुंटूर जिले का अग्निगुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हासन जिले, तमिलनाडु का दक्षिण आर्काट जिला, यहां पर गौण मात्रा में तांबे का उत्पादन होता है। तीसरी धातु है यहां पर अलौह धातु, सीसा है। देखिए सीसा जो है मुख्यतः गैलेना नामक एक अयस्क है, इससे प्राप्त किया जाता है। सीसे की खास बात यह है कि प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये जो है घनाकार सल्फाइड के रूप में मिलता है, जिसे गैलेना या गैलेना अयस्क के रूप में जाना जाता है। भारत में जो हिमालयी क्षेत्र है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश और झारखंड में, इनमें सीसे के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान राज्य जो है सीसे का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहाँ पर उदयपुर में जावर या झावर या ऋषभदेव की जो खाने हैं, डूंगरपुर में घुघरा और मंडो खाने जो हैं, अलवर, ये सब प्रमुख उत्पादक जिले हैं। चौथी अलौह धातु है जस्ता या फिर जिंक। जस्ता भी एक मिश्रित अयस्क है और ये प्राय जो है सीसे के साथ पाया जाता है। जस्ते की खास बात ये सीसे के साथ पाया जाता है और जस्ता जो प्राय अवसादी सलों से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से मिश्र धातु और जस्ते की सीटों के विनिर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है मुख्यतः लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए या पॉलिश करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हम लोहे को जंगरोधी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जस्ते का इस्तेमाल करना होता है। भारत में जस्ता के जो ज्ञात भंडार हैं बहुत ज़्यादा सीमित हैं। भारत में राजस्थान जस्ता उत्पादन और भंडार के दृष्टिकोण से एकाधिकार रखता है। इन राजस्थान में इसका भंडार भी और राजस्थान उत्पादन के मामले में भी अग्रणी है। यहाँ का जो भीलवाड़ा, अलवर, जावर की जो खान है उदयपुर में पड़ती है। राजसमंद, चित्तौड़ आदि क्षेत्र यहाँ पर जो है जस्ता उत्पादक क्षेत्र हैं। पांचवी अलौह धातु है सोना। देखिए भारत में सोना जो है धारबाड़ संरचना की सेलों में, नदियों के बालू में जो प्लेसर निक्षेप होते हैं, नदियों के बालू के निक्षेप होते हैं, प्लेसर निक्षेप कहा जाता है, इनके रूप में पाया जाता है। भारत में जो सोना है मुख्यतः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कर्नाटक में कोलार, चैंपियन रीफ, रायचूर जिले के हट्टी क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर क्षेत्र में पाया जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी KGF, तो KGF की फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। तो ऐसे करके जो एक काल्पनिक मूवी बनाई गई है वो इसी नाम को यूज करके बनाई गई। किसी समय कोलार जो फील्ड था, कोलार गोल्ड फील्ड जो था, यहाँ से सोना निकाला जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम में यहाँ से सारा जो सोने का जो भंडार था वो खाली कर दिया गया। अन्य क्षेत्रों में स्वर्ण रेखा जो है, स्वर्ण रेखा जो नदी है झारखंड में, आदि नदियों की बालुओं में भी सोने के कण पाए जाते हैं। तो देखिए नदियों की बालुओं में जो सोने के जो कण पाए जाते हैं उन्हें प्रेशर निक्षेप कहा जाता है और इन स्रोतों से सोने को निकालने की जो प्रक्रिया है इसको पानिंग या पैनिंग कहा जाता है। अगली जो अलौह धातु है यह है चांदी। देखिए सामान्य तौर पर चांदी जो है जस्ता, सीसा और तांबे वाले उत्पादक क्षेत्रों में यह मिश्रित रूप में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में चांदी के पर्याप्त भंडार हैं। चांदी के प्रमुख अयस्क जो है अर्जेंटाइट, पायराजाइराइट और हॉर्न सिल्वर आदि हैं। भारत में चांदी का जो सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान राज्य से होता है। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ की जो जस्ता की खाने हैं ये चांदी के उत्पादन के लिए भी फेमस हैं। अब तक हमने धात्विक खनिजों की बात की है, अब हम लोग यहां पर अधात्विक खनिजों को देखेंगे। अधात्विक में सबसे पहले नंबर पर है अभ्रक। देखिए अभ्रक जो है आग्नेय और कांस्य चट्टानों की परतों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत या फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बिजली की गर्मी कुचालकता के कारण प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें इसका उपयोग क्या है, एक तो ये कुचालक होता है और जो बिजली की जो गर्मी उसको कंट्रोल करने के लिए, कुचालकता प्रदान करने के लिए, कुचालकता मतलब क्या है कि इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं उनसे करंट फ्लो अन्यत्र नहीं होता है। इसे जो है पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है
जो काफ़ी सख्त और सुनम्य होती हैं। अभ्रक जो है सफ़ेद, काला या फिर हरे रंग का होता है। भारत में पाए जाने वाला जो अभ्रक है ये 3 प्रकार का होता है, मस्कोबाइट, फलोगोपाइट, बायोटाइट। यानी हमारे यहाँ पे 3 प्रकार का अभ्रक पाया जाता है। जो आपका सफ़ेद अभ्रक है, सफ़ेद अभ्रक के टुकड़े जो हैं ये पेग्मेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं और इसे जो रूबी अभ्रक के नाम से या फिर मस्कोविट या मस्कोबाइट अभ्रक भी इसको कहा जाता है। जो सफ़ेद अभ्रक है ये सबसे उत्तम कोटि का अभ्रक होता है। भारत में अभ्रक जो है मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और एमपी आते हैं। झारखंड में अभ्रक जो है हजारीबाग में, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिले में, राजस्थान में अभ्रक की जो पट्टी है जयपुर से लेकर भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर और हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै और कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा जिलों में भी यहाँ पर अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। अब देखिए, अभ्रक के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। विश्व में अभ्रक का लगभग 80% उत्पादन जो है अकेले भारत में होता है। देश के अभ्रक भंडार में अकेले आंध्र प्रदेश का योगदान 41% है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और थोड़ी मात्रा में तेलंगाना में भी पाया जाता है। राजस्थान राज्य जो है ये अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपको याद रखना है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, जबकि भंडार के मामले में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनमें आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। सेकंड है चूना पत्थर। देखिए, चूना पत्थर या तो कैल्शियम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानें जो होती हैं उनमें पाया जाता है। चूना पत्थर जो है गोंडवाना को छोड़कर, गोंडवाना कालक्रम की जो चट्टानें हैं उनमें कोयला पाया जाता है। तो चूना पत्थर गोंडवाना को छोड़कर जो सभी काल की जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। और ये जो है मुख्यतः कुड़प्पा और बिंदु सेल समूह है उनमें पाया जाता है। खास करके जो कुड़प्पा और बिंदु सेल समूह है उन अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। देश में चूना पत्थर के भंडार जो है इसमें कर्नाटक का योगदान सबसे ज़्यादा है। कर्नाटक का योगदान 24% है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का है, फिर राजस्थान, गुजरात, मेघालय और तेलंगाना का स्थान आता है। चूना पत्थर का उत्पादन एमपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु राज्यों में होता है। राजस्थान जो है चूना पत्थर के उत्पादन में अग्रणी है। यानी पूरे देश में जितना चूना पत्थर का उत्पादन होता है उसका 21% राजस्थान से होता है। इसके बाद फिर एमपी का नंबर आता है, फिर आंध्रा का, फिर छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक में इसका भंडार ज़्यादा है। कर्नाटक भंडार के मामले में अग्रणी है, जबकि उत्पादन के मामले में राजस्थान अग्रणी है। थर्ड है यहाँ पर डोलोमाइट। देखिए, डोलोमाइट भी चूना पत्थर ही है, हालांकि इसमें मैग्नीशियम का जो अंश है ज़्यादा होता है। तो मैग्नीशियम के साथ 10% से अधिक चूना पत्थर के अंश को डोलोमाइट कहा जाता है। और जब यह प्रतिशत बढ़कर 45% तक हो जाता है तो इसे वास्तविक डोलोमाइट कहा जाता है। डोलोमाइट का प्रयोग जो मुख्यतः धातुकर्म गतिविधियों में, धातुओं के परिशोधन में, जो रिफैक्ट्री के रूप में, ब्लास्ट फर्नेस फ्लक्स में, यानी जो ब्लास्ट फर्नेस भट्टी होती है, लोहे के गलाने में इस्तेमाल जो भट्टी होती है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम लवण के स्रोत के रूप में और उर्वरक और नमक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में डोलोमाइट का सर्वाधिक जो भंडार है वो एमपी में है, 27% भंडार है। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर इनका स्थान आता है। अभी जो हाल के आंकड़े हैं तो प्राप्त जो आधिकारिक आंकड़े 2019-20 के, इनके अनुसार डोलोमाइट के उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो शीर्ष स्थान पर है। भारत में डोलोमाइट के प्रमुख उत्पादक राज्यों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक आते हैं। चौथा है यहाँ पर जिप्सम। देखिए, जिप्सम जो है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल चट्टानों में पाया जाता है। यह कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड होता है। जिप्सम जो है कैल्शियम का एक हाइड्रेटेड सल्फाइड है। इसका उपयोग जो है अमोनियम सल्फेट, रासायनिक उर्वरक और सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जिप्सम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताए गए हैं, जैसे राजस्थान में नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर, कांगड़ा, शिमला, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, कर्नाटक में बेलगांव, गुलबर्गा, यूपी में झांसी या हमीरपुर, तमिलनाडु में कोयम्बतूर, तिरुचिरापल्ली, जम्मू कश्मीर में उरी, बारामूला और डोडा। अगला है संगमरमर। देखिए, संगमरमर भी एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। तो राजस्थान का जो मकराना रीजन है ये उत्तम कोटि के संगमरमर के लिए फेमस है। अब यहां पर ग्रेफाइट के बारे में बात की गई है। तो ग्रेफाइट जो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। इसे क्रिस्टली कार्बन या फिर ब्लैक लेड भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है।
इसका उपयोग पेंसिल की लिड बनाने में या फिर परमाणु रिएक्टरों में जो मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु में मदुरै, झारखंड में लातेहार और पलामू, उड़ीसा में कालाहांडी, बालंगीर या बोलंगीर, गंजम और कोटपुर, राजस्थान में जयपुर, अजमेर, अलवर और बांसवाड़ा, और मध्य प्रदेश में बैतूल जो है ये प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक क्षेत्र हैं। आगे यहां पर हीरे की बात की गई है। देखिए हीरा जो है, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप है और इसका निर्माण जो है पृथ्वी की आंतरिक परतों में अत्यधिक ताप और दाब के परिणामस्वरूप होता है। हमारे यहाँ हीरा जो है मध्य प्रदेश में पन्ना में, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानों में, छत्तीसगढ़ में रायपुर, गरियाबंद, इन सब जगहों से हीरा मिलता है। अब यहाँ पर ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात की गई है। देखिए ऊर्जा संसाधनों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आ जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जो हैं, इन जैसे जो खनिज ईंधन हैं जिनको जीवाश्म ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सभी जो परंपरागत स्रोत हैं ये समाप्त संसाधन हैं। अगर हम वर्तमान दर से इनका उपयोग करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे और इनके बनने में लाखों करोड़ों सालों का समय लगता है। तो सबसे पहला यहाँ परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है कोयला है। तो कोयला जो है, कोयले का मुख्य प्रयोग कहाँ होता है? ताप विद्युत उत्पादन में होता है, यानी थर्मल पावर प्लांट जो है उनमें इसका इस्तेमाल होता है, या फिर लौह अयस्क के प्रज्वलन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला प्रकार है पीट कोयला। देखिए पीट कोयला जो है कोयला निर्माण की पहली अवस्था है। चूंकि ये कोयला निर्माण की पहली अवस्था है तो ये लकड़ी से मिलता जुलता होता है और कोयले का सबसे निकृष्ट रूप है, या फिर कह सकते हैं कम गुणवत्ता वाला ये कोयला होता है। इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है और ताप क्षमता इसकी निम्न होती है। इसमें नमी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको जलाने पर जो ताप क्षमता जो है बहुत कम प्राप्त होती है, तो ताप क्षमता इसकी निम्न होती है। इसमें जो कार्बन का जो अंश है वो 40% से कम पाया जाता है। इसमें नमी की मात्रा सर्वाधिक होने की वजह से जब हम इसका दहन करते हैं, दहन करने पर अत्यधिक धुआं और राख इससे निकलता है। अगला है यहाँ पर लिग्नाइट कोयला। देखिए लिग्नाइट जो है ये पीट के बाद कोयला गठन का अगला चरण है और इसे जो भूरे रंग के कोयले के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो कार्बन की जो मात्रा है 40 से लेकर 60% के बीच में होती है। भारत में लिग्नाइट कोयला जो अधिकतर राजस्थान में, तमिलनाडु के नेवली रीजन में, असम और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। थर्ड है यहाँ पे बिटुमिनस कोयला। देखिए बिटुमिनस एक मध्यम श्रेणी का लेकिन लिग्नाइट से उत्तम श्रेणी का ये कोयला है। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% जो है ये बिटुमिनस प्रकार का है और भारत का जो बिटुमिनस कोयला जो है ये गोंडवाना कालक्रम का कोयला है और ये गैर कोककारी श्रेणी का कोयला है, यानी ये गैर कोकिंग कोयला इसको बोलते हैं। इसी वजह से भारत में जो कोकिंग कोयला जो है उसको हमें अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। ये जो कोयला है बिटुमिनस कोयला जो है लिग्नाइट कोयले की अपेक्षा कठोर होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा बताई गई 60 से लेकर 80% के बीच में होती है। अग्निशमन भट्टी में लौह अयस्क को पिघलाने के लिए या फिर लौह एवं इस्पात उद्योग में इस कोयले का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बिटुमिनस कोयला जो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। चौथा प्रकार है एंथ्रेसाइट कोयला। देखिए एंथ्रेसाइट जो सबसे कठोर और सबसे ज़्यादा गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें जो कार्बन की जो मात्रा होती है 80 से लेकर 95% के बीच में पाई जाती है। भारत में इस प्रकार का जो कोयला है वो जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर रियासी रीजन में इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब देखिए कोयले का यहाँ कालक्रम बताया गया है कि कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भिक कालों की सेलों में पाया जाता है। एक तो गोंडवाना कालक्रम की सेलें हैं उनमें पाया जाता है। तो हमने गोंडवाना के बारे में बताया था, गोंडवाना कालक्रम कौन सा है उसके बारे में बताया था। तो गोंडवाना कालक्रम जो 250 मिलियन वर्ष पुराना है। टर्शरी निक्षेप लोग हैं आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराने हैं। तो गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्रों में है। वहीं टर्शरी कोयला जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। यह जो है दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग और लैंगनिन, यानी ये मेघालय में पड़ता है, माकूम, जयपुर, ऊपरी असम में। देखिए जयपुर जगह का नाम है, जयपुर राजस्थान वाला जयपुर नहीं है, ये असम में एक जगह है उसका नाम है माकूम। जयपुर ऊपरी असम में नजीरा, ये सब असम में पड़ने वाले क्षेत्र हैं। नामचिक नामपुक अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कालाकोट जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से निष्कर्षित किया जाता है, यानी टर्सरी युग का कोयला जो है इन स्थानों से, इन राज्यों में इन स्थानों से निकाला जाता है।
अब देखिए यहाँ पर भारत में जो कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की गई है। सबसे पहले है दामोदर नदी घाटी। तो ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, ये वाली बेल्ट, इस बेल्ट की बात हो रही है। तो इसका विस्तार जो है मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। और दामोदर नदी घाटी वाला जो कोयला क्षेत्र है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, चंदपुरा, रामगढ़, कर्णपुरा आदि प्रमुख क्षेत्र हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र है। झरिया जो है देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कई बार पूछा गया कि देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, झरिया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के रानीगंज का स्थान आता है। सेकंड रीजन है सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी ये वाला रीजन, इसमें जो है एमपी, यूपी के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। तो प्रमुख क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सुहागपुर और उमरिया आ जाते हैं। तीसरा रीजन है महानदी घाटी वाला रीजन। देखिए महानदी घाटी का रीजन जो है इसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य शामिल है। प्रमुख क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के कोरबा, विश्रामपुर, चिरमिरी और उड़ीसा में तलचर, सुंदरगढ़, संबलपुर, रामपुर को इसमें शामिल किया जाता है। चौथा क्षेत्र यहाँ पर गोदावरी घाटी वाला, गोदावरी घाटी वाला क्षेत्र है। गोदावरी घाटी वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसका जो अधिकांश विस्तार है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हुआ है। यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र जो है तेलंगाना में सिंगरैनी है, वारंगल है, खम्मम है, करीमनगर है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में पांडुर है। इसके अलावा कोयला का जो निष्कर्षण है वो महाराष्ट्र में चांदावर्धा से, कांपटी से और बांदे से भी कोयला निकाला जाता है। ये भी कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि महाराष्ट्र में पड़ते हैं। सेकंड है यहाँ पर पेट्रोलियम। देखिए कच्चा पेट्रोलियम जो है द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। और जिस समय क्रूड पेट्रोलियम की प्रोसेसिंग की जाती है, इसको प्रसंस्कृत किया जाता है, तो इससे इसके कई सारे सह उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी कि कई सारे बाई प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जिनका इस्तेमाल पेट्रो रसायन उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि उर्वरक बनाने में, कृत्रिम रबर बनाने में, कृत्रिम रेसे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट वगैरह बनाने में, मोम, साबुन या फिर अन्य जो सौंदर्य सामग्री है उनको बनाने में इन बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। अपनी दुर्लभता और विविध उपयोगों के लिए पेट्रोलियम को जो है तरल सोना कहा जाता है। जो क्रूड पेट्रोलियम है या फिर अपरिष्कृत पेट्रोलियम है, ये जो है टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? तो टर्सरी युग की जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले खनिज तेल का जो कुआं है ये ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था, जबकि डिगबोई में तेल का कुआं जो है 1889 में खोदा गया है और तब से भारत में खनिज तेल के उत्पादन की शुरुआत हुई है। भारत में व्यवस्थित ढंग से तेल के अन्वेषण और उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद स्टार्ट हुई है। तब तक जो है असम का जो डिगबोई तेल क्षेत्र था वही एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। असम में डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान जो है ये महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कालोल, महसाणा, नवागाम, कोसांबा और लुनेज हैं। मुंबई हाई एक अपतटीय तेल क्षेत्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तट से दूर एक तेल क्षेत्र है मुंबई हाई, जो कि मुंबई नगर से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको 1973 में खोजा गया था और यहाँ पर प्रोडक्शन जो है 1976 में आरंभ हुआ था। इसके अलावा तेल और प्राकृतिक गैस के जो रिसोर्सेस हैं या भंडार हैं ये पूर्वी तट पर, यानी जो आपका भारत का पूर्वी तट है, इस क्षेत्र पर कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी के जो बेसिन है इसमें यहाँ पर जो अन्वेषण किया गया है उन अन्वेषण में यहाँ पे कूप पाए गए हैं। इसके अलावा भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं। देखिए जो भी जमीन से कच्चा तेल निकाला जाता है उसका सीधा सीधा इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो उसे हमें रिफाइनरी में रिफाइन करना होता है। तो जब हम रिफाइनरी में उसको परिशोधित करते हैं तो उससे हमें पेट्रोल, डीजल या फिर अन्य प्रकार के जो सह उत्पाद हैं वो प्राप्त होते हैं। तो भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं। एक तो क्षेत्र आधारित हैं। क्षेत्र आधारित में जैसे कि डिगबोई तेल शोधन कारखाना है, यानी कि असम के डिगबोई में यहाँ पे तेल का कुआं भी है और यहीं पे तेल शोधन कारखाना है, तो ये क्षेत्र आधारित तेल शोधन कारखाना है। जबकि बाजार आधारित रिफाइनरी की बात करें तो बिहार की बरौनी जो है एक बाजार आधारित रिफाइनरी है। यहाँ पर भारत की जो प्रमुख तेल परिशोधनशालाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे पंजाब में बठिंडा में है रिफाइनरी, हरियाणा में पानीपत में है, यूपी में केवल मथुरा में रिफाइनरी है, बिहार में बरौनी में है, गुजरात में जामनगर में है, कोयली में है, वाडनगर में है, महाराष्ट्र में मुंबई में है, कर्नाटक में मैंगलोर में है, केरल में कोच्चि में है, मध्य प्रदेश में बीना में रिफाइनरी है, तमिलनाडु में नागपट्टिनम और चेन्नई में रिफाइनरी है, आंध्र प्रदेश में तातीपाका, विशाखापट्टनम में रिफाइनरी है, उड़ीसा में पारादीप में है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया में है, असम में डिगबोई में, बोंगईगांव में, गुवाहाटी में और नुमालीगढ़ में रिफाइनरी है। थर्ड है यहाँ पर प्राकृतिक गैस।
देखिए, प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम रिजर्व के साथ ही पाई जाती है। जिस समय पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है, उसी समय कच्चे तेल के साथ ये भी मुक्त होती है, तो उसी समय इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है बिजली के क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में जो हीटिंग के उद्देश्य के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक गैस जो है परिवहन ईंधन के रूप में, सीएनजी के रूप में, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, और घरों में खाना पकाने के ईंधन के रूप में, जिसको पाइप्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, इनके रूप में भी ये इस्तेमाल होती है। भारत में जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1984 में की गई थी। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका काम क्या है? इसका काम प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारत में जो प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, ये भारत के पूर्वी अपतट पर, इसके अलावा पश्चिमी अपतट पर, और इसके अलावा कुछ राज्यों में जैसे असम, आंध्र प्रदेश राज्य और गुजरात में ये भंडार इसके पाए जाते हैं। सेकंड है यहाँ पर अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। देखिए, अब तक तो हमने परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में देखा था। अब हम यहाँ पर अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में देखेंगे। जो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ये सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और नवीकरण योग्य स्रोत हैं, यानी इनको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि इनका एक बार हमने उपयोग कर लिया है, एक बार अच्छे से दोहन कर लिया तो समाप्त हो जाएंगे, ऐसा इसमें नहीं है। ये हम नवीकरणीय स्रोत हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा न कभी समाप्त होने वाली ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है और जैव भार है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये सभी सोर्स जो है पर्यावरण के अनुकूल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा जो है ये अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत का मतलब होता है कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका इस्तेमाल हम सदियों से करते आ रहे हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा का जो इस्तेमाल है, अभी हाल के दिनों में जब तकनीक विकसित हुई है तब से इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए ये अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आ जाएगा। इसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला जो महत्वपूर्ण खनिज है वो यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम के जो निक्षेप हैं वो धारवाड़ की सेलों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम जो है, यानी भौगोलिक रूप से यूरेनियम के जो अयस्क हैं, ये सिंह भूमि, तांबा पट्टी में, जिसमें जादूगोड़ा, भाटिन, नरवा पहाड़, तुरमडी आ जाते हैं इसमें, राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों में, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ये निक्षेप पाए जाते हैं। थोरियम की बात करें तो थोरियम जो है मुख्य रूप से केरल के तटीय क्षेत्र की जो बालू है, इसमें मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे समृद्ध जो मोनाजाइट निक्षेप हैं, ये केरल के पलक्कड़ और कोल्लाम जिलों में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उड़ीसा में महानदी की नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा की जो शुरुआत है वो कब से हुई है, वो इतिहास बताया गया है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग और 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया 1967 में। इसका नाम 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में इसका नाम पुनः चेंज कर दिया गया। भारत में महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं में तारापुर महाराष्ट्र में है, कोटा के पास रावतभाटा में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी में है, कैगा कर्नाटक और काकरापड़ा गुजरात में है। अगला है अपरंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा। तो देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाला जो सौर विकिरण है, यही सौर ऊर्जा का स्रोत है। वर्तमान में हम लोग सूर्य की ऊर्जा को काम में लाने के लिए दो प्रकार के प्रक्रमों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो है फोटोवोल्टाइक मैकेनिज्म और दूसरा है सौर तापी प्रौद्योगिकी। फोटोवोल्टाइक में आप जानते हैं कि यहाँ पे सोलर सेल की मदद से जो सौर ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। सौर तापी का मतलब क्या है? सूर्य के प्रकाश से गर्मी जनरेट करके तब जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है। सौर ऊर्जा जो है कोयला या फिर अथवा जो तेल आधारित संयंत्र हैं, इनकी अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से करीब 10% अधिक प्रभावी होती है। भारत के जो आप लोग जानते हैं कि भारत में कर्क रेखा हमारे बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरने की वजह से हमारे यहाँ पर लगभग पूरे साल अच्छी खासी धूप भी मिलती है। तो भारत का जो गुजरात वाला रीजन है, राजस्थान वाला रीजन है, यहाँ पर सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। तीसरा है पवन ऊर्जा। देखिए, पवन की जो गतिज ऊर्जा होती है, इसको टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके तटीय क्षेत्रों में या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे लगातार पवनें तीव्र गति से चलती हैं, वहाँ पर इस तरह की पवन चक्रियाँ इंस्टॉल की जाती हैं और वहाँ पर पवन की मदद से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कुछ सन्मार्गी पवनें होती हैं। सन्मार्गी पवनें जानते हैं आप, यानी वो 30 से 35 अक्षांश से आपके इक्वेटर लाइन की तरफ चलती हैं। सन्मार्गी पवनों, पछुआ पवनों जैसी ये स्थायी पवन प्रणालियाँ जो हैं, या फिर मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसमें प्रयोग किया गया है। इनके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।
पवन ऊर्जा के लिए हमारे यहाँ जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर जो तटीय राज्य हैं उनमें विद्यमान हैं। एक नए प्रकार की ऊर्जा स्रोत जो है वो ज्वारीय और तरंग ऊर्जा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं समुद्र में लगातार लहरें उठती हैं, लगातार ज्वार भाटे आते हैं, तो हम जो सक्रिय जो खाड़ियां हैं उन खाड़ियों में इस तरह के संयंत्र स्थापित करके वहां पर हम ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो भारत के पश्चिमी तट पर बृहद ज्वारी तरंगें उत्पन्न होती हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया समस्या क्या है कि भारत के पास तटों के साथ ज्वारी ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी तकनीक के अभाव में अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो सका है, बहुत ज़्यादा उत्पादन संभव नहीं हो सका है। अगला है यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा। भूतापी का मतलब है जमीन से निकलने वाली ऊर्जा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है क्रस्ट है, इसके भीतर मेंटल है, फिर एंड में कोर पाया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो क्रस्ट और मेंटल जो है पार्ट है, ये पार्ट आपस में मिल जाते हैं और जहाँ पर जो पानी वगैरह मौजूद होता है वो गर्म होने लगता है। यानी क्रस्ट वाला जो पार्ट है वो मेंटल के नज़दीक आ जाता है और मेंटल में मैग्मा भरा हुआ है। अब क्रस्ट वाले पार्ट में पानी वाली जो भरा हुआ है तो मैग्मा की गर्मी से पानी उबलने लगता है। उबलने की वजह से वहाँ से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसके अलावा गीजर कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। गीजर कूप का मतलब वही है, यानी कि जो यहाँ पर क्रस्ट जो है मैग्मा के नज़दीक है और वहाँ पे पानी का सोर्स भी है, तो पानी गर्म होता है, गर्म होकर उबलता है, पानी बाहर निकलता है, तो ऐसे कूपों को गीजर कूप कहा जाता है। और इसे जो है लोकप्रिय रूप से भूतापी ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। भूमिगत ताप के उपयोग का जो पहला सफल प्रयास है ये 1890 में बोयजे शहर इदाहो में यानी यूएसए में हुआ था। यहाँ पर जो 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 भूतापी ऊर्जा है इसका इस्तेमाल करके यहाँ के घरों में गर्म पानी की सप्लाई की गई ताकि घर गर्म बने रहें। भारत में भूतापी ऊर्जा संबंधी जो क्षेत्र हैं वो लद्दाख में जैसे पूगा घाटी है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और ज्वालामुखी है, उत्तराखंड में तपोवन है, झारखंड में सूरजकुंड है, छत्तीसगढ़ में ताता पानी है, उड़ीसा में तप्त पानी है, मध्य प्रदेश में अनहोनी है। देखिए ये दो नाम काफ़ी बार पूछे गए हैं कि ताता पानी किस राज्य में है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ताता पानी को तप्त पानी से कंफ्यूज हो जाते हैं, ताता पानी को तप्त पानी में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। ताता पानी छत्तीसगढ़ में है जबकि तप्त पानी उड़ीसा में है। पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र और गुजरात में है। इसके अलावा नर्मदा और सोन घाटी के क्षेत्र में है, दामोदर घाटी के क्षेत्र में है। अगला है जैव ऊर्जा। देखिए जैव ऊर्जा में जो जैविक पदार्थ हैं उनकी मदद से हम यहाँ पर उनके अवशिष्टों का प्रयोग करके यहाँ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। खास करके इसमें जो कृषि के अपशिष्ट होते हैं, कृषि के अवशेष हैं या नगर पालिका का जो कचरा है, इसमें घरेलू कचरा वगैरह आ जाता है, उसको सड़ा गलाकर हम यहाँ पर जैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसे जो है विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा या फिर खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ बताया गया है कि नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी एक परियोजना जो है नई दिल्ली के ओखला में स्थापित की गई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।